हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग संसाधनों के वर्गीकरण चैप्टर को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने पहले स्लाइड में आपको ये समझाया था बेटा कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और संसाधन हमारे लिए क्यों महत्व हैं। हमने बताया बेटा संसाधन का आपको बहुत ही एक परफेक्टली परिभाषा दिया था। क्या कहा था कि संसाधन का सबसे बढ़िया परिभाषा क्या लिख सकते हैं बेटा कि पहली बात तो संसाधन होने के लिए प्रकृति में क्या हो, विद्यमान हो। जो चीज़ें हमारी प्रकृति में विद्यमान होती हैं और विद्यमान होने के साथ साथ दूसरी बात क्या हो, उस जो भी संसाधन है, जो भी खनिज पदार्थ है, उसे प्राप्त करने के हमारे पास क्या हो बेटा, तकनीक हो। क्या हो, तकनीक हो। और उन तकनीकों जो तकनीक के माध्यम से प्राप्त करने के बाद इसके बाद उसे सभी लोग क्या करें बेटा, स्वीकार करें। और स्वीकार करने के साथ वह मानव के लिए उपयोगी हो, तभी वह संसाधन कहलाएगा। तो संसाधन के लिए चार बातों का होना अनिवार्य है। पहला तो हमारी प्रकृति में विद्यमान हो। दूसरी बात क्या होना चाहिए, तकनीकी रूप से हम उसे प्राप्त कर पाएँ। तीसरी बात सांस्कृतिक रूप से सभी उसको क्या करें बेटा, माने। और चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि जो मानव की क्या हो, उपयोग में हो। तो जब अगर मानव को उपयोग होगा तभी ध्यान देना है, वो संसाधन कहलाएगा। अब इन संसाधनों का वर्गीकरण भी मैंने किया था आपको। प्राकृतिक संसाधन था, मानवकृत संसाधन था, इसके साथ साथ मैंने आपको संभाव बताया था, फिर भंडारित बताया था, राष्ट्रीय बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बताया था, सामुदायिक बताया था। देखिए जितने भी प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण था मैंने कर करके आपको समझाया था कि कौन संसाधन किस में आएंगे, किस में नहीं आएंगे। नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन सभी को बेटा मैंने डिटेल बता दिया था। अब यहाँ तक कि मैंने कल संसाधनों के वर्गीकरण तक पढ़ लिया था। अब इसी के आगे हमको ये समझना है कि जो संसाधन है, अब मानव है, मानव अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए संसाधनों का क्या कर रहा है, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। संसाधनों को क्या कर रहा है बच्चे, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। अब अंधाधुंध प्रयोग करने से आप कह सकते हो पर्यावरणीय संकट हो रहा है। अब पर्यावरणीय संकट होने के कारण मानव के जीवन पे संकट आ रहा है। जब पर्यावरण संकट होगा, कह सकते हैं एनवायरमेंट गड़बड़ होगा, हमारे क्या हवा प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा, तो मानव वही हवा वही जल को तो क्या कर रहा है, ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मानव की जीवन की शैली भी तो क्या होगी, खराब होगी। मानव के जीवन के ऊपर क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, हम सुख सुविधाओं के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ चुके हैं। जैसे हम लोग को देखिए एसी है बेटा, तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन सभी से क्या निकलता है, सीएफसी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कहीं ना कहीं ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे ओजोन परत को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है बेटा। तो समस्याएं है नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी विश्व के लोगों ने क्या कहा कि अब भैया संसाधनों का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जो दोहन कर रहे हैं, अब उसका क्या करते हैं, सही तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उसको सही तरीके से, समुचित तरीके से उसका उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में पर्यावरण इतना दूषित हो जाएगा, एनवायरमेंट इतना दूषित हो जाएगा कि कह सकते हैं एक तरीके से कि हमारा जीवन ही बहुत ज़्यादा संकटदायक हो जाएगा। जहाँ की वही संसाधन आपके जीवन को सुगम बना रहा है, तो वही संसाधन आपके लिए क्या हो जाएगा, संकटदायी भी हो जाएगा। तो इस संकट से बचने के लिए हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पूरे विश्व के लोगों ने क्या किया, पर्यावरण के निदान के लिए क्या किया, प्रयास किया। तो आइए हम लोग देखते हैं यहीं से कि पर्यावरण के बचाव के लिए, इन्वायरमेंट के बचाव के लिए, प्रकृति के सही तरीके से संसाधनों को उपयोग करने के लिए कौन कौन से नियम आए और किसके तहत क्या सुझाव दिया गया। ठीक है, तो आइएगा यहाँ तक कि हम लोग इसके पहले क्लास पढ़ चुके थे बेटा। अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली पॉइंट बेटा यहाँ से क्या किया गया, संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। संसाधनों के उपयोग में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बेटा। जैसे अगर आपसे मैं बात कहूँ तो सबसे पहला बेटा क्लब ऑफ रोम 1968 में हुआ। क्लब ऑफ रोम 1968 में इसका क्या संगठन का यह संगठन किया गया। क्लब ऑफ रोम के तहत क्या किया गया, इसके तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रयास रखा गया कि भैया जो संसाधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, उसे सही तरीके से प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए बेटा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बेटा कोयला है तो कोयले का अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में कोयला क्या होगा बेटा, कोयला समाप्त हो जाएगा बेटा। और कोयला अगर समाप्त हो जाएगा तो कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्लब ऑफ रोम 1968 के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों ने विवेकपूर्ण अध्ययन करने की बात आई कि संसाधनों को सही तरीके से क्या किया जाए, वितरण करने का प्रयास किया जाए। और बेटा इसके बाद इसी तरह ध्यान देना, विश्व शिखर सम्मेलन होता है बेटा। क्या होता है, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 होता है। अब इस सम्मेलन के तहत ध्यान देना, इस सम्मेलन को जून 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था। कहाँ किया गया था बेटा, पूछा जाए क्वेश्चन
स्टॉकहोम में हुआ था। अब इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण किया गया। इसके तहत क्या किया बेटा, पर्यावरण संरक्षण किया गया। इसीलिए बेटा ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं 5 जून को क्या किया गया, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। मतलब प्रतिवर्ष क्या किया गया, 5 जून को हम लोग क्या मनाएंगे बेटा, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि इससे अगर मनाएंगे तो हम लोग पर्यावरण के बारे में लोगों को बताएंगे, पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारे लिए शरीर के लिए भोजन जरूरत है, जिस तरीके से हमारे लिए सुख सुविधाएं जरूरत है, उसी तरीके से पर्यावरण का भी स्वच्छ रहना मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज सोचिए एक से एक नई बीमारियां अगर घट कर रही है, एक नई बीमारियां आ रही है, नई समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर रोग उत्पन्न हो रहे बेटा, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इन्वायरमेंट का अशुद्ध होना। इन्वायरमेंट का अशुद्ध होना, तो इन्वायरमेंट अगर अशुद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बचाव के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए 5 जून को इसी विश्व शिखर सम्मेलन के तहत हमने क्या किया, 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों, जिससे लोगों को क्या करेगा, लोगों के बीच में मैसेज जाएगा तो लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करेंगे। हाँ, अधिक से अधिक क्या करेंगे, जो भी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है उसे क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्या होगा बच्चे, बचाव होगा। तो ध्यान देना है। तो इसी के तहत पहला बेटा विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। इसके बाद एक बुक आई थी, स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल 1974 में आया था बेटा। इसमें कहा गया, इसमें ध्यान देना, स्माइल इज ब्यूटीफुल में भी पर्यावरण को लेकर बातें की गई कि भैया आप संसाधन का अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारा जो होगा नष्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हमारे सामने बहुत जल्दी ही क्या होंगे, बहुत ही अधिक मात्रा में घटित होने लगेंगे। तो इसी को लेकर एक सुमेरन नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, सुमेसर बेटा, जो सुमेसर था, सुमेसर ने 1974 में अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, सुमेसर लेखक था, इसने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के इन विचारों का जोरदार समर्थन किया बेटा। मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी ने क्या था, पूरा विश्व को क्या मान लो, गांव मान लो, पूरे विश्व को क्या मान लो बेटा, एक गांव मान लो, और गांव मान के अगर संसाधनों को वितरण करोगे तो हर कोई क्या रहेगा बेटा, खुश रहेगा, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि हमारे प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन है वो मानव के इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, पर किसी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि नहीं कर सकता। अब किसी व्यक्ति को लालच हो कि पूरे भारत पे ही कब्जा करना है या अमेरिका पे ही कब्जा करना है, तो अलग की बात होगी बेटा ना, वो लालच हो गया। तो लालच की भरपाई नहीं हो सकती है, पर संसाधन के माध्यम से व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है, पर लालच की संतुष्टि नहीं की जा सकती। ये दोनों कथन हमारे गांधी जी ने कहा था। उसी बात को यहाँ पर ये स्माइल इज ब्यूटीफुल बुक में भी गांधी जी की बातों कहा गया। और गांधी जी हमेशा लघु एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में रहे हैं एवं आर्थिक क्रियाकलापों का विकेंद्रीकरण पर क्या जोर दिया बेटा। क्या किया गया है, आर्थिक क्रियाकलाप का विकेंद्रीकरण पे क्या जोर दिया कि जो हमारे पास क्या है, रोजगार है, उन रोजगारों पर क्या बेटा जोर दिया गया है, जिससे कि विकेंद्रीकरण होगा तो रोजगार जो होगा एक छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहर तक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ रहे हैं, उन्होंने रोजगार के लेकर गाँव में क्या ज्यादा जोर दिया बेटा। ठीक है, तो ये स्माइल इज ब्यूटीफुल के तहत ये बातें की गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद बेटा हमारे पास आवर कमीशन फ्यूचर 1987, आवर कमीशन फ्यूचर 1987 बेटा। तो ध्यान देना है, इसके तहत ब्रूनटलैट कमीशन को अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणी विकास, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी इसके बारे में बताऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि ध्यान देना संकल्पना प्रस्तुत की गई। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेटा होता है ऐसा विकास जिसमें ध्यान देना है वर्तमान के समय में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों की भरपाई भी हो जाए, उन आवश्यकताओं की भरपाई भी हो जाए, पर्यावरण को नष्ट भी न किया जाए, अब भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को वह संसाधनों की भी क्या हो, आपूर्ति हो पाए। मतलब हमको एक ऐसा नियम बनाना है बेटा, ऐसा नियम बनाना है जिसके तहत कि जो वर्तमान समय में हमको आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाए, पर्यावरण को संकट भी न पहुंचे, पर्यावरण को नाश भी न हो, उसका विनाश भी न हो, अब इसके साथ साथ वो संसाधन का बचाव बना रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो सोचिएगा, इसी के तहत सतत पोषणी विकास का क्या अवधारणा लाया गया, किसके तहत, ध्यान देना है आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के तहत।
और कहा गया बेटा जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा एवं विश्व के 170 देशों ने ब्राजील में विचार विमर्श करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। मतलब पहली बार बेटा जब यहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में हुआ तो यहीं पे सतत पोषणी विकास का क्या हुआ, अवधारणा आई। और इस अवधारणा का प्रभाव पूरे देश पे पड़ा, पूरे देशों पे पड़ा, पूरे विश्व पे पड़ा, और जिससे 170 देशों ने ब्राजील में इस विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए, जिसे हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इस सम्मेलन इसी के बाद जस्ट बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ बेटा ध्यान देना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 हुआ था, जिसके तहत ध्यान देना यह कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, यह कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हुआ था। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों को हानिकारक पहुंचाने वाले को प्रतिबंधित करना था। अब ध्यान देना बेटा यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के हानिकारक पहुंचाने वाले को प्रतिबंधित करना था। इसमें बेटा सबसे इसका अगर ध्यान दें ग्रीन हाउस को इफेक्ट अपनाने वाले कुल कितने गैस थे, तो आप मान सकते बेटा कुल 6 गैसों की बात किया है। कितने गैस बेटा, 6 गैसों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव पड़ता है। जिसमें बेटा सबसे अगर प्रमुख गैस की बात किया जाएगा तो सबसे अगर प्रमुख गैस की बात करेगा, प्रमुख गैस कौन सा है, तो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है बेटा तो ध्यान देना हमारे लिए सबसे बिगड़ समस्या है, और ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। अभी आपको मैं समझाता हूँ ग्लोबल वार्मिंग घटना कैसे होगी, जरा से एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं फिर आपको हमें समझाते हैं। इसके बाद बेटा पृथ्वी सम्मेलन आ जाएगा, जस्ट इसको एक पेज में आपको समझाते बेटा। अगर आप बेटा ध्यान देना है, अगर आपको थोड़ी सी बात ध्यान समझिए बेटा, ये अगर मैं आपसे कहूँ तो ये ध्यान देना है बेटा, ये हम मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ का स्पेस है, अर्थ सरफेस है बेटा। ये हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, अर्थ सरफेस। अब बेटा अर्थ सरफेस है तो इसी के ऊपर हमने काल्पनिक रूप से कुछ रेखाएं मानी है। तो कुछ काल्पनिक रूप से रेखाएं मानी हैं, जैसे बेटा ये पहला हो गया, इसी तरीके से दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ऐसे इसके बेटा ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और खींच ले सकते हैं, ये वाला बेटा। तो आप मान के चलिए बेटा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ बेटा, ये हमारा जो एरिया है इसे मैं मान लेता हूँ भूमध्य रेखा। क्या मान लेता हूँ, ये भूमध्य रेखा मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ बेटा, क्या मान लेता हूँ, ध्रुवीय रेखा। अगर ध्रुव से देखा जाए तो बेटा सबसे पहला जो लेयर दिखाई दे रहा है, इस लेयर को हम लोग क्या ध्यान देना है, ये 0 से लेकर कितना होता है, ये 18 किलोमीटर बेटा, 18 किलोमीटर 0 से ऊपर जाएंगे 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के बाद ऊपर जाएंगे तो ये कितना बेटा, यहाँ से ये कितना होगा, 50 किलोमीटर होगा। ऊपर जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 640 किलोमीटर होगा। और इसके ऊपर जाएंगे बेटा तो लगभग मान सकते हैं 1000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होता है बेटा। ये इनकी क्या, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये ऊंचाई के आधार पर इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। बेटा ध्यान देना, इनका नाम क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान देना, सबको मैं नाम अंदर ही लिख दे रहा हूँ। इसे ये वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। और जस्ट इसके ऊपर वाले जाएंगे बेटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के ध्यान देना, यहाँ से देख लेंगे 50 से लेकर 80 किलोमीटर क्या होगा, मध्य मंडल पाया जाएगा। 18 से लेकर 50 किलोमीटर क्या पाया जाएगा, ट्रोपोस्फेयर पाया जाएगा बेटा। पर अगर ध्रुव से इसकी दूरी देखेंगे बेटा तो 0 से लेकर, ध्यान देना 0 किलोमीटर से लेकर आप मान लीजिएगा 13 किलोमीटर तक ये क्या पाया जाता है। अगर विश्व ध्रुवीय क्षेत्र से देखेंगे तो 13 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है क्षोभ मंडल का, और वहीं अगर भूमध्य रेखा से देखेंगे तो 18 किलोमीटर। उसके बाद ऊपर वाला जाएंगे बेटा
तो यहाँ क्या होता है, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जिसको हम लोग बोलता आयन मंडल, आयन मंडल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, जिसको हम लोग बेटा अगर बोल सकते हैं बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, बाह्य मंडल या तो बेटा बहिर्मंडल कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा यहीं पर, अब यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ बेटा क्या है, हमारे पास सन है, क्या है, सन है। तो सन से जो भी किरणें आती हैं, सन से जो भी किरणें आती है वो कहाँ आती है, धरातल पे आएंगी, ये धरातल वाले भाग पे आएंगी, पृथ्वी पे आएंगी। अब जब धरातल वाले भाग पे आती है बेटा, तो यहीं से ध्यान देना, एक बात आपको याद करना है, इसी समताप मंडल बेटा 22 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में, यही 22 से लेकर, ये कितने इसकी मोटाई होती है बेटा, तो ध्यान देना ये 22 से लेकर, इसको मान सकते हैं 22 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में एक लेयर पाया जाता है, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर या फिर इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं बेटा। और ये जो ओजोन परत है ना, ये ध्यान देना है पराबैंगनी, ये क्या कहता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। क्या करता है बेटा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। तो जो भी सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती है ना, तो उन पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, ये रक्षा करता है, जिससे हमको स्किन कैंसर नहीं हो पाता बेटा। क्या होता है, स्किन कैंसर नहीं हो पाता है। पर आपको बहुत ही ज्ञान की बात बताता हूँ बेटा, जिस व्यक्ति के अंदर अगर मेलानिन एक प्रोटीन पाया जाता है बेटा, अगर जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन प्रोटीन अगर ज़्यादा होगा, तो मेलानिन प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण वह व्यक्ति क्या होगा बेटा, काला होगा। काला होगा और काला होने के कारण उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। पर बेटी अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, काला होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा कम होगा बेटा, तो गोरा होगा, पर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। इसीलिए देखेंगे जो जितने गोरे लोग होते हैं ना, तो गोरे लोग देखेंगे बेटा ना, उस पर देखेंगे उनके शरीर के ऊपर लाल लाल चकत्थे जम जाते हैं, लाल लाल चकत्थे, क्योंकि उनको स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए देखो जो लड़कियाँ होती है ना, आप लोग मत सोचिएगा वो फैशन के लिए करती हैं, वो गोरी होने के कारण देखेंगे मार कबर उबर की रहती है पूरा चारों तरफ। क्यों, जिससे उनके ऊपर अगर प्रकाश पड़ेगा तो उनकी स्किन क्या हो जाएगी, मेलानिन की मात्रा कम रहेगी, तो उनके ऊपर लाल लाल चकत्थे पड़ जाएंगे। इसी बचाव के लिए वो क्या करते हैं, अपने स्किन को पूरी तरीके से क्या किए रहते हैं बेटा, कवर किए रहते हैं। अब एक बात आपको और बताऊँ, यही कारण है कि अब जैसे दक्षिण भारत से अगर मैं भारत के हिस्सों को देखने की कोशिश करूँ बेटा, यहीं पर थोड़ी सी बात, अगर बेटा भारत के हिस्सा देखने की कोशिश करोगे, तो हमारे भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। कितने पे, 23.5 डिग्री पर, जिसे हम लोग ध्यान देना बेटा कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब ये कर्क रेखा से सूर्य इसी कर्क रेखा 2 बार चमकती है। तो आप देखेंगे कर्क रेखा इस वाले एरिया में तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। तो तापमान ज़्यादा जहाँ पे होगा बेटा, अगर तापमान ज़्यादा होगा तो ध्यान देना बेटा, क्योंकि अरे यार ये तो मिट गया, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान देना तापमान, अगर तापमान बेटा ज़्यादा होगा, तो तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाले किरणों में विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी जो होता है मेलानिन का स्रोत होता है। तो इसीलिए बेटा दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो अधिक से अधिक लोग काले मिलेंगे। वही जब आप ऊपर जाने लगेंगे उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, इस पंजाब वाले एरिया में जाएंगे, तो आपको व्यक्ति लंबे मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। तो उसका रीजन यही होता है कि सूर्य का आने वाली जो किरणें होती है उसमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से मेलानिन की मात्रा बढ़ती है, और मेलानिन की मात्रा बढ़ने से कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और मेलानिन की मात्रा कम होने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ बेटा टेम्परेचर कम मिलता है, इसीलिए विटामिन डी कम मिल पाता है, तो वहाँ के लोग क्या होंगे, गोरे होंगे, पर स्किन जैसी समस्याएं ज़्यादा होंगी, स्किन कैंसर की। तो बेटा ये जो ओजोन परत है बेटा, ये ओजोन लेयर हमारा क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है, जिससे स्किन कैंसर ना हो पाएगा। पर यहाँ से बात ध्यान है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसी पृथ्वी में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बेटा, इस एरिया में प्रदूषण फैला रहे हैं। और जब प्रदूषण फैला रहे हैं तो ये जाकर बेटा यहाँ से जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, ये प्रदूषण ऊपर जाके बेटा ये ओजोन परत के लेयर पे क्या हो जा रहा है बेटा, जम जा रहा है। यहाँ जम जाएगा तो जरा सोचो, अगर ये जम जाएगा तो जम जाने के बाद जो सूर्य की किरणें ऊपर से आ रही है बेटा, यहाँ से ऐसे सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, तो जब ये आ रही तो पृथ्वी से टकरा के वापस भी तो जाएंगी।
और जब पृथ्वी से टकरा के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण आ चुका है बेटा, इस प्रदूषण के आने के कारण यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये वापस नहीं जा पा रही हैं, और नहीं जा पा रही हैं तो हमारा जो क्षोभ मंडल वाला एरिया है बेटा ये गर्म हो रहा है। और गर्म होने के कारण बताइए जब यहाँ के टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हिमनद हो गए, जैसे ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं को क्या करेंगे, जमने के हिमनद क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से पिघलने लगेगा, तो जल स्तर बढ़ने लगेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ तूफान जैसी क्या होगी घटनाएं हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी। अब बेटा एक थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ ले लीजिएगा, क्षोभ मंडल में ध्यान देना है, सारी मौसमी घटनाएं अगर आपसे पूछा जाए मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं, तो मौसमी घटनाएं बेटा ध्यान देना इसी क्षोभ मंडल में घटती हैं। जैसे आपको अगर पूछा जाए आंधी किस में आएगा, आंधी हो गया, तूफान हो गया, और कुहरा हो गया, कुहासा हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा ओला हो गया, वर्षा हो गया, ये सारी घटना बेटा कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। इसीलिए तो ध्यान देना है ये सारी घटनाएं बेटा क्षोभ मंडल में घटती है। और जो समताप मंडल दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे तापमान क्या होता है, समान होता है, तापमान समान होता है। तो तापमान समान होने के कारण यहीं पर बेटा ध्यान देना है हवाई जहाज के लिए अनुकूल स्थिति होती है, हवाई जहाज। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं बेटा। कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अब मेसोस्फीयर में बेटा बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं होता है, पर आइनोस्फीयर में बेटा जितना आप जैसे टीवी भी देखते हो तो जितने सेटेलाइट होते हैं, सेटेलाइट अगर आपसे पूछा जाए तो जो सेटेलाइट होता है बेटा, उसके सेटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं बेटा, इसी आइनोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। चाहे आप जैसे मोबाइल का आपका टावर काम कर रहा है, या फिर आप जैसे कोई भी मोबाइल चल रहा है, जितने भी आप समझ लीजिएगा टेक्नोलॉजी चीज़ हैं, उनके सेटेलाइटों को अगर पूछा जाए किस लेयर में लॉन्च किया जाता है बेटा, तो इसी आइनोस्फीयर में लॉन्च किया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा, अगर ध्यान देना है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर टेम्परेचर बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ने से आप कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने से हिमनद पिघलेगा, हिमनद पिघलने से जल का स्तर बढ़ेगा, जल के स्तर से बेटा बढ़ने के कारण बाढ़ आएंगे, बाढ़ आने से पूरा गांव का गांव, पूरा एरिया का एरिया तबाह हो जाएगा बेटा। इससे बहुत सारे संसाधन क्या होंगे, दूषित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। इसके बाद अगर पृथ्वी के अंदर दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने से बेटा जैसे ज्वालामुखी भूकंप जैसी स्थिति बनेंगी, तो ये भी हमारे लिए क्या है, संकट है बेटा। तो इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इन्वायरमेंट को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी, आप सभी की जिम्मेदारी है। जितना हमारे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, जितना हमारे लिए एग्जाम को पास करना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा इस इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है बेटा। समझ रहे बेटा, तो बात यहाँ तक क्लियर होगी बेटा। जिसको चाहेंगे तो आप नोट एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा, ये सब आपके लिए वैसे नहीं है, फिलहाल जानकारी के तौर पे बहुत है, तो आप इसके एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में अपने कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से लेयर कहाँ होते हैं। अब एक चीज़ और बेटा, एक बात और बताऊँ, अगर पृथ्वी स्थल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं बेटा कार्मे लाइन। क्या बोलते हैं, कार्मे लाइन बोलते हैं। तो जिसकी भौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है ना, इस भौगोलिक क्षेत्र से 100 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 100 किलोमीटर के अंदर जो भी प्रदूषण फैलेगा वह उस देश का, ध्यान देना, उस देश की गलती मानी जाएगी, और वहाँ पे प्रदूषण जितना फैला जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, वह देश होगा, चाहे वो किसी देश से प्रदूषण आया हो। तो बेटा ध्यान देना, किसी का अगर पूछा जाए कि अगर मान लीजिए जमीन के नीचे तो हम लोग पता चल रहा है कि हमारा एरिया इतना है, पर अगर ऊंचाई पूछ ले कि अगर हम लोग ऊपर हवा में पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कहाँ तक आएगा, तब किसी भी देश का पृथ्वी स्थल से लेकर कहाँ तक बेटा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक कार्मे लाइन खींची गई है। उस कार्मे लाइन के बीच में अगर प्रदूषण फैलता है, अगर कोई घटना घटती है, कोई समस्या होती है, तो जिसके भौगोलिक क्षेत्र में वो एरिया आएगा वही उस देश के लिए क्या होगा बेटा, जिम्मेदार होगा। बात क्लियर बेटा, तो एक्स्ट्रा पॉइंट था। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे आपके सिलेबस में आगे पर्यावरण थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिलहाल चलिए आइए अब आते हैं बेटा पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बेटा, 1992 में हुआ था। अब देखिए इसके तहत क्या किया गया, यह सम्मेलन 3 जून से लेकर 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ किया गया था बेटा, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। जिसमें बेटा कुल कितने देश भाग लिए थे, 170 देशों ने क्या किया था बेटा, भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 170 देशों ने भाग ले लिया था। यह पूरे विश्व में पर्यावरण के क्षरण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए किया गया बेटा। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया, तो इसके पीछे क्या था बेटा, यह पूरे विश्व में पर्यावरण के क्षरण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित
मतलब बेटा जहाँ जैसे मान लीजिए एक बार आप बताइए, गंगा के नीचे से जो हम लोग बालू निकाल रहे हैं, तो गंगा के बालू के खनन पे क्यों रोक लगाया जाता है? क्योंकि बेटा अगर गंगा जी से अगर बालू निकाल ले हो, तो बालू उठाकर एक जगह कहीं ना कहीं उसे स्टोर करोगे। तो अगर एक जगह से बालू हटा रहे हो, तो नीचे पे जो उसके दाब लग रहा था, उस दाब में कमी आएगा। और जहाँ पर रख रहे हो तो उस एरिया में क्या होगा, दाब बढ़ेगा। आप बताइए, जब घर बनता है तो 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिले के बाद सरकार क्यों मना कर देती है कि अब इसको ऊंचा नहीं बना सकते? भाई हवा में क्या दिक्कत है, बना लो जितना बनाना है। पर उसके पीछे रोकने का कारण क्या बेटा, कि अगर आप देखिए घर के ऊपर घर बनाते जाएंगे, तो जहाँ पे घर बन रहा है वो नीचे क्या करेगा, दाब लगाएगा। अब दाब लगाने से अगर कहीं परतें कमजोर रहेंगी, तो कहीं परतें कमजोर होंगी, तो नीचे का जो मैग्मा तरल पदार्थ है ऊपर बेटा आ जाएगा। और ऊपर आएगा तो समझ लो कि बहुत ही खतरनाक होगा, जो कि समझ लीजिए एक तरीके से ज्वालामुखी भी आएगा, बहुत सारे जहरीले गैसों को सर्जित करेगा, और जिस एरिया में आएगा वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जैसे जापान देखो, इसीलिए जापान में बेटा लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आए दिन ज्वालामुखी आता रहता है, भूकंप आता रहता है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होता है, प्लेटें टकराती रहती हैं, और प्लेटों को टकराने से ही ध्यान देना भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं जन्म लेती हैं। चलिएगा, जब 11वीं की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आते हैं, क्या कारण होता है कि प्लेटें टकराती हैं, वो सारे कारणों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इस पे आते हैं, तो ध्यान रहे बेटा, तो पृथ्वी सम्मेलन के तहत यह पूरे विश्व पर्यावरण के क्षरण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित तथा आर्थिक विकास से उत्पन्न हो रहे समस्याओं के निदान के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया। और ध्यान रहे, इसकी नींव कहाँ डाली गई बेटा, तो इसकी नींव कहाँ डाली गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के तहत, जिसमें बताया गया सतत पोषणी विकास की अवधारणा आई थी। उसी तहत पृथ्वी सम्मेलन का क्या किया बेटा, नींव डाला गया था। समझ रहे हैं? अब इसी के तहत बेटा, इसी के तहत ध्यान देना, एजेंडा 21, इसी के तहत एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 का मतलब बेटा होता है 21वीं सदी, मतलब वर्तमान में जो 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी के लिए क्या जरूरतें ज़्यादा हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा जोर देना है। पर हाँ, जो इम्पोर्टेंस है कहीं उससे कहीं ज़्यादा पर्यावरण को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर कहीं पर्यावरण को ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी बेटा इसे क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग भले से जरूरत ज़्यादा है पर उसे रोकना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले इन्वायरमेंट, सबसे पहले क्या रखना है बेटा, इन्वायरमेंट रखना है कि नहीं है। अब इसी ध्यान देना, इसी एजेंडा के तहत सतत पोषणी विकास को अवधारणा को विकसित किया गया। मतलब सतत पोषणी विकास के बारे में बताया गया कि सतत पोषणी विकास कैसा होगा। तो मैंने आपको अभी समझाया बेटा, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, जो वर्तमान में जो भी व्यक्ति वर्तमान में हो, जो भी मानव हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी न पहुँचे, और इसके साथ साथ आने वाले भविष्य में भी उन संसाधनों को बचा के रखा जा सके, ऐसा हमको कुछ नियम बनाना है। समझ रहे बच्चे? चलो, तो पृथ्वी सम्मेलन इसी तरीके से बेटा 3 पृथ्वी सम्मेलन होंगे। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बेटा, 1997 हुआ था। कब हुआ था, 1997। तो 23 से लेकर 27 जून 1997 तक न्यूयॉर्क में पुनः पृथ्वी सम्मेलन किया गया बेटा, पुनः पृथ्वी सम्मेलन किया गया। इसके तहत 5 वर्षों के कार्यों को प्रगति तथा मूल्यांकन को होने का कारण इन्हें हम लोग 5+ सम्मेलन कहते हैं। अगर पूछा 5+ सम्मेलन किसे कहते हैं, क्योंकि जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आया था ना, वो क्यों आया था, जब 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो उसमें एजेंडा 21 तैयार किया गया कि इन चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे। तो उन्हीं का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या हम लोग कहाँ तक तरक्की कर पाए। जैसे आप देखिए पढ़ेंगे, जब आपको गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो उसी समय गांधी जी ने क्या किया था, उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेजों ने गांधी जी से क्या मांगा था, मदद। तो गांधी जी ने भारत से सैनिक दिया था। तो उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम भारतीयों को क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे। अब भारतीयों के लिए संविधान बनाने के बजाय 1919 का एक्ट दे दिया, और 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन भेजा था 10 वर्ष के बाद। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बात है बेटा, 1992 जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो जो भी बातें की गई थी उनकी मूल्यांकन करने के लिए, क्या ये जो बातें हमने कहा था वो कहाँ तक कारगर है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है बेटा। इसीलिए क्या बनाया गया था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसीलिए बेटा इसे 5+ सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5+ सम्मेलन किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, कुछ जैसे आपको ध्यान देना है। अगर आपसे 22 मार्च, 22 अप्रैल, अब ध्यान देना बेटा 22 मई, ध्यान देना 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई,
ये 3 डेट बेटा याद कर लेंगे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बेटा, ध्यान देना, जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बेटा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। अब 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जबकि बेटा 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले यहाँ से भी तो आप बता सकते हैं 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस। इसके पीछे बेटा क्यों मनाया जाता है कि जिससे लोगों में जागरूकता लाया जाए कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण हमको बचाना कितना आवश्यक है। ये सारे बेटा क्या करना, पॉइंट को क्या करना है, याद करना है आपको। इसके अलावा ध्यान देना बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 मान सकते हैं बेटा मेरे जन्म पे, मेरे जन्म वाला ईयर है ये, मेरे जन्म वाला ईयर है 1997, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो ये ध्यान देना है, यह जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। अगर पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल बेटा क्योटो कहाँ हुआ था, तो ध्यान देना, जापान में एक शहर है क्योटो, वहीं पर हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो सम्मेलन 1997। यह ध्यान देना, भूताप मंडली मतलब ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। ये मुख्यतः बेटा किस पे था, ग्लोबल वार्मिंग था। और कहा गया वैश्विक तापमान कितना बेटा 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे तापमान हमारा अगर बढ़ गया तो ध्यान देना, आने वाले समय में पूरा विश्व क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा, पूरी विश्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मुख्यतः ये जो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट गर्मी पड़ रही है, जिसे वर्तमान समय देख लीजिए बेटा। अब देखिए इसमें नवंबर चल रहा है, हमारा अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर आने वाला है। अब सोचिएगा कि इस समय भी, जबकि पहले समय देखा जाए तो अक्टूबर में ठीक ठाक की ठंडी पड़ने लगती थी, पर अभी भी बेटा गर्मी का भाव बना हुआ है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से जो मानसून है, देखो बेटा 2 चीज़ें हैं, एक जलवायु होती है, एक मानसून होती है। तो जलवायु और मानसून किसे कहते हैं, तो जलवायु बेटा जो होता है परमानेंट होता है, लंबा समय होता है, दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। जैसे इसमें ध्यान देना है 15 से 25 वर्ष 30 वर्ष के अंतराल में परिवर्तन होता है। जबकि मौसम क्या है बेटा, वही मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, एक गाना भी आया था, है कि नहीं है, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। जैसे कुछ देर में देखो तो धूप निकल जाए, और कुछ देर में देखो तो फिर बारिश जैसा मौसम बना ले, कुछ देर में देखो तो कोहरा कर ले, कुछ देर में देखोगे तो एकदम धूप हो जाए, चिलचिलाती धूप हो जाए। तो ये जो मौसम होता है वो क्या होता है, 10 से 15 सेकंड के बीच में, क्या 10 से 15 मिनट के बीच में क्या होता है, बदल सकता है। पर जो जलवायु होता है ये परमानेंट होता है, ये दीर्घकालीन होता है। तो ये कम से कम बेटा 25 से 30 वर्षों में इसका परिवर्तन होता है। पर वही मौसम होगा तो 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है, मौसम जो फटाफट परिवर्तन हो रहा है आजकल देख रहे हैं, तो उसका कारण भी क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग बेटा सबसे बढ़िया ध्यान देना, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन पड़ाता है, तो क्या ध्यान देना है, तो ओजोन परत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक गैस कौन है बेटा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बेटा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए खतरनाक होता है, ओजोन के लिए, ओजोन के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिएगा पेड़ों कितनी ज़्यादा कटाई हो चुकी है। अब सोचिएगा दिन के समय में पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को आपको देते हैं ग्रहण करने के लिए, CO2 को खुद ग्रहण कर लेते हैं। पर पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई हो गई है कि बेटा हमारे पास जो CO2 हम लोग उत्सर्जित कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं, गाड़ी के वाहनों से निकल रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा ऐसे CO2 निकल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं वहाँ CO2 निकल रहा है, तो CO2 को सोखने वाला कोई है ही नहीं। तो जाहिर सी बात ये जाकर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में तापमान को बढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा, अभी देखा जाए, माना जाए तभी रिपोर्ट आया है कि हमारा वन नीति के तहत माना गया है ये पूरे विश्व में मात्र ध्यान देना है कि क्या है बेटा, पूरे तरीके से जो वायु की कंडीशन है भारत की देखा जाए तो 33% वन चाहिए, जबकि 33% चाहिए वन कि जिसमें लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। पर भारत में देखा जाए अगर वनों की स्थिति तो मात्र 24.67% है, 24.67% मात्र वन है पूरे भारत में, जो कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कितना चाहिए बेटा, 33% चाहिए, जबकि है कितना 24.67% है। तो कहीं ना कहीं बिगड़ समस्या है नहीं है। तो हर व्यक्ति को बेटा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसके तहत ध्यान देना, इस बेटा क्योटो प्रोटोकॉल में 159 देश शामिल हुए थे। अब इसके तहत 6 गैसों पर जिम्मेदार माना गया, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कुछ दिवस हैं, इनको भी आप क्या कर लेंगे बेटा, याद कर लेंगे। आइएगा अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अगला क्या है बेटा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है,
आइए समझते हैं बेटा। आइए अब तृतीय सम्मेलन में क्या किया बेटा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 2002, मतलब 5 वर्ष के बाद ही होगा। यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में हुआ था। इसके तहत बेटा पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा किया गया। पर बेटा ध्यान देना, 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा किया गया, पर सभी देशों ने इस बात को माना नहीं था, स्वीकार नहीं किया था। जबकि पर्यावरण को बचाव करने के लिए 150 धाराएं बनाई गई, पर उस पर कह सकते हैं बेटा सभी लोगों ने क्या किया बेटा, स्वीकार नहीं किया था। अब आइएगा देखिएगा, अब अगली पॉइंट है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन, तो संसाधनों के नियोजन करने के लिए बेटा देखो संसाधन क्यों नियोजित करना है। अब जानते हैं पृथ्वी विद्यमान संसाधन समान रूप से वितरण नहीं है। अगर आपसे कहा जाए तो क्या भारत में सभी संसाधन उपलब्ध है? क्या नहीं है। किसी न किसी देश के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो जाहिर सी बात है संसाधनों जब समान वितरण नहीं है तो जिस देश में जो संसाधन होगा अगर उसका अंधाधुंध प्रयोग करोगे तो आने वाले समय में वो संसाधन खत्म भी हो जाएगा और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी संकट पहुंचेगा। तो इसीलिए बेटा संसाधनों का नियोजन करना क्या है, अनिवार्य है। तो आइए देखिएगा वही बात यहाँ लिखा है बेटा, क्या लिखा है देखिएगा, कहा है पृथ्वी पर विद्यमान संसाधन समान रूप से वितरण नहीं है, इसीलिए प्रत्येक देश के पास सभी संसाधन नहीं है। बेटा यही कारण है सभी देश के पास संसाधन नहीं है एवं संसाधनों का सही तरह से वितरण एवं उपयोग कर पाए, इसीलिए संसाधनों का नियोजन करना अनिवार्य है बेटा। अब अगर आपसे पूछा संसाधन नियोजन करना क्यों अनिवार्य है, तो पृथ्वी में विद्यमान संसाधन समान रूप से वितरण नहीं है, इसीलिए प्रत्येक देश के पास सभी संसाधन नहीं है, तो संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग और उसका वितरण हो पाए, इसलिए संसाधनों का नियोजन करना बेटा बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। तो देखिएगा नियोजन करने के कुछ तरीका मैंने आपको बताया है। जैसे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करें। पहले हम लोग ये देखें कि अपने भारत में कौन कौन से संसाधन पाई जाती है, उसकी एक सूची तैयार करें बेटा भारत के अंदर। और फिर देखा जाए कि किस संसाधन का ज्यादा प्रयोग हो चुका है, किस संसाधन का कम प्रयोग हो गया है, जिसका कम उसको थोड़ा ज्यादा कर लें, जिसका खत्म होने वाला है उसको क्या करें बेटा, सीमित है तो उसे कम कर दिया जाए। दूसरी बात संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता स्तर पर निर्धारण किया जाए कि वो गुणवत्ता में कितना अच्छा है और उसकी कितनी मात्रा बची है, कितनी मात्रा खत्म है। विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से क्या किया जाए बेटा, तैयार किया जाए कि इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, किस तरीके से नहीं करना है। और समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना चाहिए। समुचित विकास के लिए बेटा क्या होना चाहिए, उचित तकनीक अपनाना चाहिए। ये कुछ कारण है जिसके माध्यम से आप संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। ठीक है भैया। आइएगा सबसे लास्ट पॉइंट बेटा, मैंने कहा था इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है, सतत पोषणी विकास। तो कह रहा है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। मतलब क्या करे बेटा, ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ियों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मतलब बेटा ऐसा हमको नियम बनाना है कि वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन की कमी न हो। तो ऐसा नियम हम लोग को मिलकर बनाना है बेटा। तो ये था आपके संसाधन से रिलेटेड पूरा टॉपिक, जिसमें बेटा आपको मैंने पूरा चीज़ बताया, संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, फिर संसाधनों को किस प्रकार से नियंत्रित करें, वैश्विक स्तर पर विश्व के लेवल पर किस प्रकार के कौन कौन से नियम आए उसको समझा, फिर सतत पोषणी विकास क्या होता है बेटा ये समझाया। तो संसाधन में बेटा कुल आपके 2 टॉपिक है, एक तो बेटा संसाधन से रिलेटेड है, दूसरा टॉपिक बेटा आपके सॉइल से, मृदा से। तो अगला पार्ट जो लेके मैं उपस्थित होऊंगा वो सॉइल का रहेगा, और सॉइल जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो ये पहला लेसन बेटा संसाधन का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे। और आप लोग अपने जीवन में पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बेटा वृक्ष खूब लगाइए, जिससे वृक्षों की संख्या अगर बढ़ेगी बेटा तो पर्यावरण हमारा दूषित कम होगा, और इसके वृक्षों को लगने से इसके साथ साथ हमारे लिए ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो जाएगी, बीमार हम लोग कम पड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग पर्यावरण के विषय ध्यान दें बेटा। और आज मैं इसके पढ़ाने का मुख्य कारण यही था कि आपको थोड़ा पर्यावरण के प्रति क्या करूँ, जागरूक करूँ। पर्यावरण के प्रति जितना जागरूक रहेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ज़्यादा मस्त रहेंगे और सचेत रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और अपनी तैयारी बेटा दमदार तरीके से करिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा लगभग आपको मिला के नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बचा है। और जितना रिवीजन करना है बढ़िया भरपूर तरीके से रिवीजन करिए, लगभग सिलेबस द एंडिंग पे है।
और मैं थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट जरूर किया हूँ, पर आपका सिलेबस मैं नवंबर दिसंबर के पहले पहले पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश वाले सेशन वाले, इंग्लिश वाले सर भी आपके जल्द ही आपसे जुड़ने वाले हैं। दीपक सर इंग्लिश को लेकर, बिंदा सर भी आपके साथ जुड़ेंगे, बिंदा सर जुड़ ही चुके हैं, विवेक सर जुड़े हुए हैं। तो हमारी टीम आपके साथ जल्दी ही जुड़ेगी पूरी, और जल्द ही आपके क्लास को क्या किया जाए, कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो बेटा, तो आपके और जो भी साथी हो उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। अब ये क्लास बेटा ध्यान देना है, बिहार बोर्ड और प्लस यूपी बोर्ड को दोनों बच्चों के लिए बेटा ये बनाया गया है। दोनों को सम्मिलित रूप से इसे तैयार किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।